हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात करें चैप्टर सेकंड, और इस चैप्टर सेकंड का आज हमारा लास्ट टॉपिक भी है और आज हमारा लास्ट लेक्चर भी है। इसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है वो हो जाएगा समाप्त। बात क्लियर है? हम जो बात देखो, मैं आप थोड़ा बता देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैं बताया था आपको सोल्यूशन के बारे में। अब उसको बार बार बोलूंगा नहीं क्योंकि काफी लंबा चैप्टर हो गया हमारे पास। सोल्यूशन क्या थे, सोल्यूशन कितने प्रकार के थे, फिर मैंने आपको बताई थी सांद्रता इकाइयां, फिर मैंने बात की थी वेपर प्रेशर की। उसमें मैंने बताया था आपको दो नियम। एक तो बताया था मैंने आपको हेनरी का नियम और एक आपको बताया था मैंने राउल्ट का नियम। फिर राउल्ट के नियम में भी हमने दो विलियनों की बात की थी, एक तो आदर्श विलियन और एक अनादर्श विलियन। यानी एक तो बात की थी हमने आइडियल सोल्यूशन की और एक हमने बात की थी नॉन आइडियल सोल्यूशन की। फिर मैंने आपको बताया था एजोट्रोपिक मिक्सचर, यानी मैंने बताया था आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर बात है? और फिर जब जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अणु संख्या गुणधर्म के बारे में। उसमें मैंने आपको चार गुणधर्म बताए थे। पहला बताया था मैंने आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसे हमने इंग्लिश में बोला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी RLVP। दूसरा बताया था मैंने आपको क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिस शॉर्ट में बोलते हो आप EBP। थर्ड बताया था मैंने आपको हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे शॉर्ट में बोलते हो आप DFP। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, शॉर्ट में बोला था उसके आपने OP। मैंने आपको RLVP के बारे में बता दिया, मैंने आपको क्वथनांक उन्नयन के बारे में बता दिया, मैंने आपको हिमांक अवनमन के बारे में बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको ओस्मोसिस के बारे में काफी कुछ बातें बताई थी। उसको आप थोड़ा रिवाइज करके आज इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको जो पढ़ाया गया है अब तक वो शायद याद भी होगा, क्योंकि अभी तक हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाया है। जब हम अपनी ऑनलाइन क्लास लगेगी तो मैं आपसे दोनों चैप्टर पूछूंगा भाई, क्योंकि दोनों चैप्टर की मार्किंग बढ़ा दी गई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले सॉलिड स्टेट 3 नंबर का था, अब वो 4 नंबर का हो चुका है। पहले विलियन भी 3 नंबर का था, अब ये चैप्टर भी कितने नंबर का हो गया भाई? 4 नंबर का। यानी हम 8 नंबर का मैटर तैयार कर चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर, विद डिटेल विद एडवांस लेवल। बात क्लियर है? तो सुनो, लास्ट हमारा टॉपिक रह गया था ओस्मोसिस। बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे ओस्मोसिस के बारे में एंड बात कर रहे थे ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे ओस्मोसिस और बात कर रहे थे भाई ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको ओस्मोसिस के बारे में बताया था, वो पहले बताया था मैंने आपको डिफ्यूजन के बारे में, कि अभिविकर्ण कहा जाते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। क्लियर बात थी? मैंने आपको बताया था विसरण विलय विलाय दोनों का होता है। फिर मैंने बताया था आपको झिल्ली के प्रकार। झिल्ली दो प्रकार की थी, एक तो पारगम्य, जिसमें से आप विलय विलाय दोनों के जा सके, और एक हमारे पास अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसमें केवल और केवल विलय के जाएंगे, विलय को जाने की अनुमति नहीं होती। फिर मैंने आपको बताया था अर्ध पारगम्य झिल्ली दो प्रकार की थी। एक तो हमारे पास होती है कृत्रिम, जो हमको वो कृत्रिम क्या होती है, जो हमको लेबोरेटरी में बनाई जाती है। उसका एग्जाम्पल था कॉपर फेरोसाइनाइड, या सिलिकेट थे निकल के आयरन कोबाल्ट के। और एक हमारे पास थी नेचुरल, जो हमको प्रकृति बना के देती है, जैसे प्लांट सेल जो होती है। बताया था मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल बताए थे। बात क्लियर हो गई होगी। फिर मैंने आपको बताया था ओस्मोसिस के बारे में। मैंने 4 पॉइंट आपको ओस्मोसिस के बारे में बताए थे। पहला तो मैंने आपको बताया था कि ओस्मोसिस केवल और केवल किसका होता है? सॉल्वेंट का। बात क्लियर थी? फिर मैंने आपको बताया था इसमें जो पार्टिकल है, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है, वो लो से हाई और हाई से लो दोनों कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। बात क्लियर थी? फिर मैंने आपको ये बताया था ये जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी जो प्रक्रम होता है परासरण वो स्वतः प्रक्रम होता है, जिसके लिए गिब्स फ्री जो मान होता है वो अपने पास होता है लेस देन 0, या आप कह सकते हो नेगेटिव होता है। फिर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको इसकी एक्सपेरिमेंट वाली बताई थी, कितनी आई थी हमारे पास? पाई इक्वल टू कितना आया था हमारे पास? HDG। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पाई वी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? nRT। सोल्व करवाया था मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। तो मैंने बताया था पाई वी इक्वल टू क्या होगा? WRT अपॉन मोलर मास हो जाएगा। और R को क्या लिख सकते हो आप? R को लिख सकते हो आप S, क्योंकि हम विलियन के लिए लगा रहे हैं तो हम लिखेंगे पाई वी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? WST अपॉन m0। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा जी? WST अपॉन m0 इंटू अपने पास हो जाएगा V। क्लियर था? इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि ये अपने पास क्या हो जाएगा? पाई वी इक्वल टू क्या है हमारे पास? NST। तो पाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अपॉन V ST। आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोलरिटी। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? MST। तो हम कहेंगे पाई जो है समानुपाती होगा m के और पाई समानुपाती होगा हमारे पास t के। इसको आप लिख सकते हो CST, क्योंकि m और c बराबर एक ही तो होता है। मोलरिटी ले लो या कंसंट्रेशन ले लो, बात तो एक ही होगी। ये बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। किसके बारे में? ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। और मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की परिभाषा बताई थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वह दाब जहां पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उस दाब को बोलते हो आप परासरण दाब। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि परासरण दाब आप बाह्य बल लगाकर भी कम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऊपर से प्रेशर लगा रहे हो आप, और अगर आप परासरण की क्रिया को रोक रहे हो, तो आपके द्वारा जो दाब लगाया गया है वो दाब भी क्या होगा भाई? परासरण दाब होगा। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं इससे आगे वाली पॉइंट के बारे में, उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं विलियनों के प्रकार। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विलियनों के प्रकार। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है भाई,
हम बात कर रहे हैं विलयनों के प्रकार। अब आप कहोगे सर विलयन तो हमने पहले पढ़ लिए, किसके आधार पर? परासरण दाब के आधार पर। सुनो ध्यान से, किसके आधार पर बांट रहे हैं? परासरण दाब के आधार पर, कि परासरण दाब के आधार पर हमारे पास जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सुनो बात ध्यान से, परासरण दाब के आधार पर हमारे पास जो विलयन है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक तो हमारे पास होता है समपरासारी विलयन। क्या होता है? समपरासारी विलयन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सुना पूरी बात को ध्यान से। एक तो हमारे पास विलयन कौन सा होता है? समपरासारी विलयन। ये कौन सा है? परासरण दाब के आधार पर। बाकी मैंने बताया था विलयन कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार। किसके आधार पर? विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर। बताया था मैंने आपको शुरू में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको विलयनों के प्रकार पढ़ाए थे, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था प्रकृति के आधार पर। तो वहां तो 9 प्रकार के थे। और परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार होते हैं? हमारे पास 3 प्रकार। समपरासारी विलयन। दूसरी बात हमारे पास होती है अति परासारी, अति परासारी विलयन। इसके इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर हो जाना यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना, उसको बोलते हैं। एक हमारे पास होता है अल्प परासारी विलयन। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात करेगा ये तो। अल्प परासारी विलयन, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये लो जी, परासरण दाब के आधार पर जो है हमारे पास विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है समपरासारी विलयन, एक होता है हमारे पास अति परासारी विलयन, और एक हमारे पास होता है अल्प परासारी विलयन। यानी हमारे पास एक तो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक हमारे पास होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक हमारे पास होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सॉल्यूशन 3 टाइप के होंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। अब सर इनका मतलब क्या है? समपरासारी विलयन होते क्या है, अति परासारी क्या होते हैं, अल्प परासारी क्या होते हैं। अगर मान लो एग्जाम में 1 नंबर की परिभाषा पूछ ले कि समपरासारी विलयन से आप क्या समझते हो, या अति परासारी विलयन से आप क्या समझते हो, या अल्प परासारी विलयन से आप क्या समझते हो, तो आप उसे क्या बताओगे। और ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, ध्यान रखना, ये सिलेबस में हटाया गया नहीं, ये टॉपिक अभी भी आपके सिलेबस में है। क्यों हटा सकता है फिर बोर्ड एग्जाम में, तो पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात तो इसके अंदर है नहीं। सच वाली बात कर रहा हूं मैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहा हूं? समपरासारी विलयन के बारे में। देखो जी, ये तो पता लग गया आपको कि परासरण दाब के आधार पर हमारे पास जो विलयन होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। एक तो हमारे पास होगा समपरासारी विलयन, एक हमारे पास होगा अति परासारी विलयन, और एक हमारे पास होगा अल्प परासारी विलयन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। देखो भाई बात, एग्जांपल के द्वारा पूरी बात आपको क्लियर कर दी जाएगी। देखो आपके पास 2 सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है? 2। देखो 2 सॉल्यूशन कौन से? एक तो ये रहा और एक आपके पास ये रहा। ठीक है, आपके पास 2 सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। ठीक है, अगर दोनों ही सॉल्यूशन सेम हो, सुनो, अगर दोनों ही सॉल्यूशन सेम हो, बात क्या कर रहा हूं मैं, हम कह रहे हैं परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, समपरासारी, अति परासारी, अल्प परासारी, यानी आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। सुनो, आपने 2 विलयन लिए, एक हमारे पास ए था, एक हमारे बी था। अब मान लो दोनों ही विलयन समान होंगे। अगर ये विलयन और ये विलयन समान है तो बताओ इनका परासरण दाब भी सेम होगा कि नहीं होगा? मैं कहूंगा अगर आपने जो विलयन यहां पर लिया है, अगर वो का वो विलयन आप यहां ले लोगे, आपका 2 अलग अलग कंटेनर है, जो विलयन आपने इसमें लिया है अगर वो का वो विलयन अगर आप इसमें ले लोगे तो मैं कहूंगा इसका परासरण दाब मान लो π1 है और इसका परासरण दाब मान लो π2 है। भाई परासरण दाब को तो पाई से लिखेंगे हम, कि आपके पास 2 कंटेनर थे, एक कंटेनर में आपने एक ले लिया और दूसरे कंटेनर में आपने दूसरा वही सॉल्यूशन ले लिया, सेम सॉल्यूशन। तो मैं कहूंगा अगर मान लो इसका परासरण दाब π1 है और इसका परासरण दाब क्या है π2, बताओ दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो ये जो विलयन बनता है इस विलयन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये मैं कहूंगा वह विलयन, सुनो परिभाषा क्या है, वह विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है। वह विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है उस विलयन को क्या बोलते हैं? समपरासरी। नाम से पता लग रहा है समपरासरी, यानी जिसका परासरण दाब क्या होगा? समान। और परासरण दाब समान कब होगा? जब दोनों विलयन सेम होंगे। अपने आप ही परासरण दाब क्या होता है? समान। और समान हो जाएगा तो उस विलयन को क्या बोलोगे आप? समपरासरी विलयन। यानी वह विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है उस विलयन को क्या बोलते हैं? समपरासरी। यानी मैं कहूंगा जब विलयन सोचो ना, अब अगर मान लो आपने कंटेनर लिया, ले लिया कंटेनर, यहां पर आपने एसपीएम लगा दी एसपीएम, यहां भी आपने सॉल्यूशन ले लिया, यहां भी आपने सॉल्यूशन ले लिया। इसका परासरण दाब π1 था, इसका परासरण दाब π2 था। ठीक है भाई, होगा सेम तो होगा, नहीं पता है हमको चीज के बारे में, यहां π1 है, यहां π2 है। जब दोनों का परासरण दाब ही समान है तो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। बताओ क्या
चेंज होगा क्या? बात समझे ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, वह विलयन जिसका परासन दाब क्या होता है, समान, उसको बोलते हो आप समपराशरी विलयन। अगर आप इसका परासन दाब काउंट करोगे, तो कैसे काउंट करोगे, सुनो बात ध्यान से, पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। मान लो आपने ये कंटेनर लिया, यहां पर आपने एसपीएम लगा दी, सेमी परमिएबल मेंबर, यहां आपने सॉल्यूशन ले लिया, यहां भी आपने सॉल्यूशन ले लिया, यहां ले लिया आपने ए, यहां ले लिया आपने बी, दोनों सेम है। जब दोनों सेम होंगे तो ये पाई 1 होगा तो ये पाई 2 होगा, तो हम कहेंगे पाई 1 किसके बराबर होगा, पाई 2 के। जब दोनों के परासन दाब भी सेम होंगे तो ना तो ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, मैं कहूंगा ओस्मोसिस होगा ही नहीं ना, ओस्मोसिस होगा ही नहीं। और जब ओस्मोसिस नहीं होगा तो बताओ परासन दाब भी दोनों का सेम होगा कि नहीं होगा? भाई जब दोनों सॉल्यूशन ही सेम है, दोनों की ओस्मोटिक प्रेशर ही सेम है, तो फिर ओस्मोसिस होगा कैसे? दाब भी दोनों में सेम है, तो मैं कहूंगा जब दोनों की पाई 1 पाई इक्वल टू पाई 2 है, तो बताओ C1 इक्वल टू C2 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जब ना तो इधर जाएगा ना ही इधर आएगा, तो ना तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी ना इसकी सांद्रता घटेगी, ना इसकी सांद्रता घटेगी ना इसकी सांद्रता बढ़ेगी, दोनों की बात सेम होगी। क्योंकि सांद्रता बढ़ती और घटती कब है, जब यहां तो प्रेशर ज्यादा हो या यहां प्रेशर ज्यादा हो। मैं कहूंगा दोनों का जब ऑस्मोटिक प्रेशर ही बराबर है, जब दोनों का परासन दाब ही बराबर है, तो ना तो प्रेशर यहां लगेगा ना प्रेशर यहां लगेगा, दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे नहीं रहेंगे। और जब दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो मैं कहूंगा पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा, तो सांद्रता भी समान होगी, तो मैं कहूंगा C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, C2। क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू C2। इसका मतलब क्या होगा, समपराशरी। देखो क्या पॉइंट निकल के आया यहां से, इसका मतलब क्या हुआ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई 2, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, C2। होगा ही नहीं होगा। और क्या परासरण होगा क्या, हो नहीं सकता ना, परासरण तो होएगा ही नहीं। परासरण कब होता है, जब निम्न सांद्रता उच्च की तरफ या उच्च से कहां जाए, निम्न की तरफ। जब सांद्रता ही समान हो गई, जब दाब ही समान हो गए, तो क्या यहां पर परासरण हो सकता है क्या? मैं कहूंगा समपराशरी विलयन में परासरण की प्रक्रिया नहीं होती है। बताओ बात सही है कि नहीं? कि जब विलयन समपराशरी होगा ना तो उसमें परासरण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जब परासरण दाब ही सेम हो गए, जब सांद्रता ही समान हो गई, तो परिभाषा तो ये कहती थी कि परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न की तरफ या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। जब सांद्रता ही समान हो गई तो फिर गमन कहां से होगा, तो मैं कहूंगा यहां पर परासरण की क्रिया नहीं होगी। किसके लिए है बात, ये बात हमारे पास समपराशरी विलयन के लिए। अब सुनो, इसकी सांद्रता क्या है, C1 C2 बराबर हो गई। आप जानते हो ये क्या था हमारे पास, सांद्रता क्या होती है, मोल इन पर लीटर वॉल्यूम, अरे मोलरता को बोलते हैं सांद्रता। ये क्या होगी, मोल, ये V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, N1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा। भाई ये क्या है हमारे पास, सांद्रता है। अरे सांद्रता मोलरता तो होती है, बताया था मैं अभी आपको। पाई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, MST, या पाई को आप क्या लिख सकते हो, CST। तो बात तो एक ही है। और ये M क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं, उसे सांद्रता कहते हैं। तो N1 अपन V1 N2 अपन V2 तो बराबर हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखते हो, मोल को आप, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपन मोल मास, तो लिखोगे W1 अपन M1 इंटू V1 इक्वल टू क्या होगा, W2 इक्वल टू M2 इंटू V2। ये लो, अगर विलयन समपराशरी है तो ये नया रिलेशन बन के आ जाएगा। यहां से कोई शक है क्या, कोई टेंशन ही नहीं है इसके अंदर, कि जब दोनों की सांद्रता ही सेम है, जब दोनों की सांद्रता मोलरता ही सेम है, तो मोलरता बराबर हो जाएगी, फॉर्मूला पुट कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो ये बात तो किसके बारे में थी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, यानी समपराशरी विलयन के बारे में। दूसरी बात करते हैं, क्लियर है बात आपको, सुनो भाई। सेकेंड हमारे पास कौन सा है, देखो दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगे। आपके पास दो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन A है और ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, B। अब मान लो ये दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट है, पहले तो सेम थे, अब क्या हो गया आपके पास डिफरेंट हो गए। जब ये दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट है तो अपने पास क्या होगा, मान लो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या है, पाई 2। मान लिया कि जब दोनों सॉल्यूशन ही डिफरेंट है तो मान लिया कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, पाई 1। अगर मान लो पाई 1 ग्रेटर देन है पाई 2 से, अगर पाई 1 किससे बड़ा है, पाई 2 से, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा होता है, सुनो, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा होता है उसे तो बोलते हो आप हाइपरटोनिक, उसे तो आप क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका प्रेशर कम होता है उसे आप क्या बोलोगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये लो, सिंपल बात है भाई, सिंपल बात है। अगर आपके पास दो अलग अलग विलयन है और दोनों अलग अलग विलयन में जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा उसे तो आप बोलोगे हाइपरटोनिक, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसे आप बोलोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी मैं कहूंगा वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसे तो बोलते हो आप अति पराशरी, और वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे के सापेक्ष कम होता है उसे आप क्या बोलते हो, अल्प पराशरी विलयन। सिंपल बात, 3 विलयन समझ में आ गया आपको। समपराशरी क्या होगा, जिसमें विलयन के परासरण दाब भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, सांद्रता भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे।
परासरण की प्रक्रिया वहां पर बिल्कुल भी नहीं होगी, उसे आप बोलोगे समपरासरी। अति परासरी क्या होगा? जिसका परासरण दाब दूसरे की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। हाइपोटोनिक क्या होगा? जिसका परासरण दाब दूसरे की तुलना में क्या होगा? कम होगा, उसे हाइपोटोनिक बोल दो। ये लो 3 पॉइंट, सिंपल पॉइंट डिस्कस कर लिया आपके साथ। समझ में आ रही बात क्या कहना चाहता हूं? ये तो अपने पास हाइपरटोनिक और ये बात है हमारे पास हाइपोटोनिक। छोटी बातें जो आपको याद होनी चाहिए, जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है उसे आप बोलते हो हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और सेम होता है उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सिंपल बात। अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, ये तो बात हो गई हमारे पास विलयनों के प्रकार की कंप्लीट। इतना सा पॉइंट है भाई, ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, इतना सा पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आइसोटोनिक के बारे में था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। लास्ट एंड लास्ट अपने पास जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है बोर्ड एग्जाम में। इसे बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम परासरण, जिसे आप बोलते हो रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? आर। यानी आपके घर पे जो आरओ लगा हुआ है, आपके जो घर पे आरओ लगा हुआ है वो भी एक सॉल्यूशन का मेथड। यानी मैं कहूंगा आपके घर पे जो आरओ आप काम लेते हो ना, आपके घर पे जो आप पानी को शुद्ध करने के लिए जो आप आरओ काम लेते हो, वो आरओ काम ही किसके ऊपर करता है? ओस्मोसिस के ऊपर। किसके ऊपर काम करता है? ओस्मोसिस के ऊपर। हम देखेंगे कि जो हमारा जो आरओ है वो पानी को प्योरीफाई कैसे करता है, हम ये देखेंगे इस मेथड में। थ्योरी का मतलब प्रैक्टिकल मेथड है थोड़ा सा। हम ये देखेंगे कि हमारे घर में जो आरओ लग रहा है, हमारे घर में जो आरओ वर्क करता है और हमको जो प्योरीफाई वाटर जो मिलता है, यानी हमको जो शुद्ध जो पानी मिलता है, वो पानी प्राप्त कैसे होता है? उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस कौन सा है? उसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस क्या है? जो नाम लिखा हुआ है रिवर्स ओस्मोसिस। यानी ओस्मोसिस से क्या होगा? उल्टा होगा। उसे बोलोगे आप आरओ। क्या बोलोगे उसे आप? आरओ, या बोलोगे उसे व्युत्क्रम परासरण। बात क्लियर? अब सुनो होता क्या है। थ्योरिकल मेथड है बिल्कुल, डायग्राम से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। देखो आपके पास कंटेनर था, डायग्राम बना दो तरीके से ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। लास्ट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, और टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट, घर में काम भी आता हमारे पास ही। हम भी देखें ना हमारे घर में जो आरओ काम कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। यहां पर क्या लगा दिया आपने, पता आपको इस चीज के बारे में? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है भाई एसपीएम। क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है हमारे पास? एसपीएम। लिखने की आवश्यकता नहीं है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या काम करेगी? सॉल्वेंट को तो जाने देगी, सॉल्यूट को जाने आने की अनुमति नहीं होती। यहां पर क्या कर लेते हैं? यहां पर एक ऐसा बना लेते हैं पाइप से, जैसे आपके आरओ में लगा होता है ना, नीचे टीप लगी होती है जिसको आप ओपन करके पानी भर लेते हो, ऐसा ऐसा apparatus होता है यहाँ पर। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा होता है? यहां पर ले लेते हैं हम सी वाटर। देखो यहां पर आपके घर का जो पानी है, जो आपकी टंकियों से आ रहा है सीधा, उस वाटर को यहां ले लोगे, और यहां पर क्या आएगा? देखो यहां पर जो बन के आएगा वो बन के आएगा प्योर वाटर। क्या बन के आएगा? यहां पर बन के आएगा भाई प्योर वाटर। यहां से प्योर वाटर निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा भाई? प्योर वाटर। प्योर वाटर है, यहां पर प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल आ जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल आएंगे और प्योर वाटर निकलेगा। कैसे काम निकलेगा? और ये अपने पास क्या है? सी वाटर। मान लो आप समुद्री जल, क्या आप समुद्री जल को स्वच्छ करना चाहते हो भाई? आपके पास जो समुद्र का जल है, उस समुद्र के जल को आप स्वच्छ करना चाहते हो, या आप समझ लो कि आपके घर में जो टंकियों का पानी आ रहा है, उस टंकी के पानी को क्या करना चाहते हो आप? प्योरीफाई। तो आपके पास दो कंटेनर हो गए। इस कंटेनर में तो आपने घर का पानी ले लिया, और ये जो पानी है ये आपके पास घर का पानी ध्यान रखना, समुद्री जल मान लो आप इसको। अगर समुद्र का पानी होगा समुद्री जल मान लो, अगर आपकी टंकी का पानी है तो वो ले लो आप, कोई समस्या नहीं इसमें। ये क्या है? यहां पर क्या लगा रखी है? ये लगा रखी है मैंने एसपीएम। क्या लगा रखी है? अर्धपारगम्य झिल्ली, जो क्या काम करेगी? सोलवेंट को तो जाने देगी, सोल्यूट को जाने की अनुमति वहां पर नहीं होगी। बात क्लियर है? अब यहां पर लगा देते हैं पिस्टन। देखो यहां पर क्या लगाते हैं? यहां पर लगा देते हैं पिस्टन। पिस्टन जानते हो ना, जिसके द्वारा प्रेशर को कम ज्यादा किया जाता है। पिस्टन एक होता है हत्थे टाइप में, उसके द्वारा जो प्रेशर को कम ज्यादा किया जाता है। बात क्लियर? अब सुनो बात, प्रोसेस चालू हो जाएगा। प्रोसेस चालू कैसे होगा? देखो यहां पर क्या भरा हुआ था? आपका समुद्री जल। आप मान लो कि यहां पर आपका समुद्री जल भरा हुआ है। अगर समुद्री जल भरा होगा तो समुद्री जल सी वाटर में क्या होता है जी? अगर आपके पास यहां समुद्री जल भरा हुआ है तो सी वाटर में क्या होता है? वाटर तो होता ही है, साथ में क्या होता है? उसके अंदर साल्ट होता है। होता ही नहीं होता, सोता तो वो प्योरीफाई कैसे होगा? आपके पास यहां पर क्या भरा हुआ है? समुद्री जल भरा हुआ है। अगर यहां पर आपके पास समुद्री जल भरा हुआ है तो समुद्री जल में क्या होता है? ये तो वाटर होता है, साथ में साल्ट होते हैं। होते ही नहीं होते। और आप जानते हो साल्ट क्या होता है? यहां पर सोल्यूट। और ये क्या होता है हमारे पास? सोलवेंट। बताओ होता है कि नहीं होता? पूरी बात समझना ध्यान से। आपके पास इस चैम्बर में क्या भरा हुआ है? सी वाटर, समुद्री जल भरा हुआ है। इस इसमें तो प्योरीफाई होके तो आएगा, इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा। मेरे को तो पहले इस चैम्बर का मतलब है। यहां पर क्या भरा हुआ है आपके पास? सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है? वाटर होगा, साथ में NaCl होगा।
आप जानते हो सोडियम क्लोराइड किसका काम करता है, सोल्यूट का, और ये किसका काम करता है, सोलवेंट का। और आप ये भी जानते हो ये जो सोल्यूट है वो कौन सा सोल्यूट है भाई, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जानते हो कि नहीं जानते हो, बताया था मैंने आपको, जो ठोस अवस्था में होगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बात क्लियर है। अब सोचो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने क्या किया, इसका प्रेशर क्या होगा, मान लिया P1 होगा, यहां प्रेशर P2 होगा, पता आपको इसी के बारे में। अब आप क्या करोगे, यहां से प्रेशर लगेगा, तो आपने क्या किया, इस पिस्टन के द्वारा, आपने इस पिस्टन के द्वारा यहां पर प्रेशर अप्लाई किया। जैसे आप यहां पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो यहां के जो पार्टिकल है भाई, यहां पर कौन है, यहां पर तो विलियन है नहीं, वाटर और ये सोलवेंट और सोल्यूट का विलियन बना हुआ है भाई, यहां पर तो विलियन है, और आप जानते हो विलियन का तो वाष्प दाब कम होता है, तो मैं कहूंगा आपको बाहर से दाब लगाना पड़ेगा। भाई ये विलियन है कि नहीं, किसका विलियन है, वाटर का और NaCl का। कौन सा है, सी वाटर, जिसे आप समुद्री जल बोलते हो, वो वाटर का और NaCl का विलियन होता है। तो मैं कहूंगा विलियन का तो परासन दाब कम होता है, विलियन का तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा ना भाई, ओ वेपर प्रेशर कम होगा। अरे भाई आप ये समझो, इसको मिटा दो आप, पूरी बात क्लियर हो जाएगी आपको। यहां पर आपने क्या बना हुआ है, सी वाटर, सी वाटर में क्या होता है, वाटर होता है, साथ में क्या होता है, NaCl, ये सोल्यूट हमारे पास, ये सोलवेंट है। मैं कहूंगा जब सोल्यूट और सोलवेंट इसके अंदर मिले हुए हैं, तो मैं कहूंगा जो सी वाटर एक तरह का सोल्यूशन का काम करेगा, ये जो सी वाटर जो समुद्री जल है एक तरह से विलियन का काम करेगा। और आप जानते हो जब आप सोलवेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देते हो तो बताओ उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है कि नहीं हो जाता। ये बात हम शुरू से पढ़ के आ रहे हैं ना कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलायक को डाला जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी। तो मैं कहूंगा यहां पर प्रेशर कम होगा, अगर यहां पर प्रेशर कम होगा तो मैं कहूंगा पार्टिकल यहां जा नहीं पाएंगे, और पार्टिकल जब जा नहीं पाएंगे तो फिर आपको प्योर वाटर कैसे मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा। तो आप क्या करोगे, जब यहां पर प्रेशर कम है, जब इसका वाष्प दाब कम है, तो आपको बाहर से ऊपर से दाब लगाना पड़ेगा। दाब लगाओ किसके द्वारा लगाओगे, पिस्टन से। जैसे आप पिस्टन से आप प्रेशर लगाओगे तो यहां पर जो सोलवेंट के पार्टिकल है, ओनली फॉर ओनली किसके पार्टिकल, सोलवेंट, क्योंकि आप जानते हो SPM में से कोई जा सकता है, ओनली कौन जाएगा, सोलवेंट जाएगा, सोल्यूट को जाने की तो अनुमति नहीं होती। अब यहां पर सोलवेंट कौन है, यहां पर सोलवेंट कौन है, यहां पर सोलवेंट हमारे पास वाटर। तो जैसे आप पिस्टन से दाब लगाओगे तो यहां पर सोलवेंट, यहां से सोलवेंट के पार्टिकल इस SPM को पार करके बताओ इसके अंदर आएंगे नहीं आएंगे, इस चैम्बर में आ जाएंगे। मैं कहूंगा इस चैम्बर में ओनली फॉर ओनली क्या होगा जी, प्योर सोलवेंट। क्या होगा, प्योर सोलवेंट। क्या होगा जी, प्योर सोलवेंट। और आप जानते हो प्योर सोलवेंट का बताओ वेपर प्रेशर ज्यादा होता ही नहीं होता। अगर मान लो इसका प्रेशर मान लो P2 है, इसका प्रेशर मान लो P1 है, तो आप जानते हो प्योर सोलवेंट का तो वेपर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम। मैं कहूंगा P1 तो ज्यादा होगा और P2 क्या होगा हमारे पास, कम। तो देखो आप P1 तो ज्यादा है और P2 क्या है, कम। बताओ प्रोसेस उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे रिवर्स ओस्मोसिस। क्या बोलेंगे, रिवर्स ओस्मोसिस। और जैसे आपने प्रेशर लगाया यहां से, जैसे आपने इस पिस्टन को दबाया तो यहां से सोलवेंट के पार्टिकल यहां आएंगे और बताओ यहां इकट्ठा होंगे नहीं होंगे। तो आपको ओनली फॉर ओनली क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा प्योर सोलवेंट। यानी मैं कहूंगा यहां पर आपको ओनली फॉर ओनली क्या मिलेगा, वाटर। यानी इस वाटर में से क्या बाहर हो जाएगा, NaCl। क्या बाहर हो जाएगा, NaCl। बताओ आपको स्कीप के द्वारा बताओ प्योर वाटर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे आप गिलास के अंदर, टब के अंदर जैसे भी इकट्ठा करना चाहो कर सकते हो, बताओ काम करेगा नहीं करेगा। ध्यान से देख लीजिए डायग्राम को, पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि हमारे घर का जो RO है वो कैसे काम करता है। इस चैम्बर में क्या होता है, हमारी टंकी का जल होता है, उसके ऊपर से प्रेशर अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होगा तो ओनली फॉर वाटर के जो पार्टिकल है इस SPM को पार करके यहां जाएंगे और आप उसे इकट्ठा कर लोगे। अपोजिट हो ही रहा है, अपोजिट हो ही रहा है ना भाई। आप बाहर से प्रेशर लगा रहे हो, अंदर का प्रेशर तो काम ही नहीं कर रहा है ना, आपने पिस्टन से प्रेशर लगाया है, इसलिए इसे क्या बोलोगे, रिवर्स ओस्मोसिस। इसे बोलते हैं व्यतिक्रम परासरण। बात क्लियर है। ऐसा करके ही सी वाटर से क्या प्राप्त करते हैं हम, प्योर वाटर। देख लो समुद्री जल से हमने क्या प्राप्त कर लिया, हमने प्राप्त कर लिया भाई प्योर वाटर। क्या प्राप्त कर लिया, यानी मैं कहूंगा अगर आपसे सी वाटर से, अगर आपको सी वाटर से प्योर वाटर प्राप्त करना है तो आप कौन सा प्रोसेस लगाओगे, रिवर्स ओस्मोसिस। क्या लगा दोगे जी आप, रिवर्स ओस्मोसिस। बात क्लियर है। ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। पता लग गया ना आपको RO कैसे काम करता है आपका। ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब बात करेंगे अगले वाले चैप्टर की। अब मैं देख लूंगा कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ानी है पहले या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ानी है, वो डिस्कस कर लेंगे। ध्यान रखना, सॉलिड स्टेट कितने नंबर का हो गया जी, 4 नंबर का। विलियन कितने नंबर का हो गया, सॉल्यूशन 4 नंबर का। सॉलिड स्टेट में क्या हटा दिए, चुंबकीय और वैद्युत गुण हटा दिए। बाकी दोष तक आपको पूरे पढ़ने हैं, स्टाइक्यूमिति, नॉन स्टाइक्यूमिति और अशुद्धता जो दोष थे वो दोष आपको पढ़ने, वो आपके सिलेबस में नहीं हटाए गए हैं। ओनली फॉर ओनली क्या हटाया गया है, ठोसों के विद्युत और चुंबकीय गुण। और सॉल्यूशन में तो जो पढ़ा सिलेबस में जो आपके है ना, वो ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें से यहां तक जो आपको पढ़ा दिया है, इसमें से कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में हटाया नहीं गया है। बात क्लियर है। जितना पढ़ाया गया है उतना पूरा आपको पढ़ना है। अब जो आगे चैप्टर आने वाले हैं उसमें से मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके इस साल 2021 के सिलेबस में। बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश, ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर और ये हो गया आपका सेकंड। जो चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है, हमने 8 नंबर का काम कर दिया।
हमने फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसके बाद आपका चैप्टर हो गया फिनिश। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बात करते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।